नमस्कार दोस्तों, सामाजिक मुद्दों की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे प्रत्येक सप्ताह 2 से 3 समसामयिक चर्चित मुद्दों पर, जो समाज के प्रत्येक वर्ग को कहीं न कहीं समग्र रूप से प्रभावित करता है। हमारी ये वीडियो 5 से 10 मिनट की होगी, जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तथा सामान्य व्यक्ति विशेष के अमुक मुद्दों पर विचारों को संतुलित करने का पूरा प्रयास करेगी। मेरा नाम है कुशल चौधरी और हमारे चैनल पर कक्षा 6 से 12 तक के सभी एनसीईआरटी एनालिसिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जीएस तथा इंग्लिश कोर्सेज अवेलेबल कराए जा रहे हैं, जो कि एकदम फ्री हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आखिर घर गांव लौटकर क्या करेंगे लोग। देखिए, इसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार तथा विभिन्न सरकारों के द्वारा की गई जो विभिन्न घोषणाएं हैं कि आखिर जो लोग बेघर हो गए हैं, अपने गृह राज्य में लौट के आए हैं, जो प्रवासी थे, उनको आखिर किस तरीके से समायोजित करेगी, उनके रोजगार का क्या इंतजाम होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। और किन किन क्षेत्रों में रोजगार दिया जाएगा, उनका स्वरूप क्या होगा, क्या ये संभव है या नहीं है, क्या जो सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं जिसमें कोई विभिन्न सरकारें 500 रुपये या 1000 रुपये जो भी राशि उनके अकाउंट में भेज रही है, उनको प्रदान कर रही है, क्या वो मासिक भत्ते के रूप में पर्याप्त है घर चलाने के लिए, और क्या पंचायती राज व्यवस्था जो है हमारी उसका प्रयोग किया जा सकता है इस समस्या से निजात पाने में। और हम बात करेंगे इन सारी समस्याओं को किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, उससे संबंधित विभिन्न उपायों पे। क्या मनरेगा इसमें मदद कर पाएगा या फिर कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट सरकार को घोषित करने होंगे। तो देखिए, चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार तथा विभिन्न सरकारों ने देखिए कोरोना से फाइट के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। जैसे भारत सरकार की अगर बात करें तो उसने कोरोना कवच नाम से योजना चलाई है, केरल में ब्रेक द चेन और दिल्ली में ऑपरेशन सील्ड। वहीं हम इन सबसे बढ़कर बात करें तो यूपी सरकार ने 16 लाख प्रवासियों को रोजगार देने की एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। और अगर उत्तर प्रदेश को हम एक केस स्टडी के रूप में लें तो हमें पता है कि वहाँ पे करीब 20 करोड़ जनसंख्या है, 18 मंडल 75 जिले हैं, 438 नगर पंचायतें हैं और करीब 59,000 के आसपास आपका पंचायतें हैं। इस तरह से देखें तो ये देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्या मतलब ऐसा महसूस होता है कि इतना सामर्थ्य लगता है कि क्या ये संभव हो पाएगा कि 16 लाख लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में समायोजित किया जाए, उनको रोजगार दिया जाए। देखिए, जो नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं उससे कहीं ना कहीं हमारा देश है वो जो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है, और ऐसे में ये घर लौटे प्रवासी और उनके लिए रोजगार का इंतजाम करना, व्यवस्था करना, और आखिर मतलब उस जो रोजगार उनके लिए खोजा जाएगा या उनको जो रोजगार प्रदान किया जाएगा उसका स्वरूप क्या होगा। और देखो, मेरे हिसाब से ये ऐसा रोजगार का स्वरूप तो नहीं होना चाहिए जैसा कि सरकार ने लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए जो 500 रुपये मासिक भत्ता या सहायता राशि प्रदान की जा रही है। क्योंकि मेरे हिसाब से शायद मुझे क्या किसी को भी नहीं लगेगा कि 500 रुपये पर्याप्त हैं अपनी दैनिक मासिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो यहाँ पे पहले से ही 69 करीब 70% के आसपास जो आबादी है वो खेती में लगी हुई है। तो ऐसे में ये बड़ा प्रश्न उठता है कि जो बाहर से लोग आए हैं, जो हमारे अपने गृह राज्य में वापस लौटे हैं, उनको रोजगार की व्यवस्था कहाँ की जाए। क्योंकि देखो, प्राथमिक क्षेत्र जो है आपका पहले से ही 69% आबादी उसमें कार्यरत है, और वहीं अगर सरकारी नौकरियों की बात करें तो पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि 10% की कटौती लगातार सरकार अपनी भर्तियों में करती जा रही है, लोगों को नियुक्त कम कर रही है। तो देखो, दोनों ही सेक्टर्स की अगर हम बात करें, देखो कृषि क्षेत्र में पहले से 70% आबादी पहले से लगी हुई है, और सरकारी जॉब्स की अगर बात करें तो सरकार उसमें पिछले कई सालों से उसमें लगातार कटौती कर रही है। तो ऐसे में इन लोगों को आखिर समायोजित किया जाए तो कहाँ किया जाए, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न बन के उभरता है। तो देखिए, इन दो सेक्टर्स में तो नहीं। अब अगले उस पर बात करते हैं तो अगला एक ऑप्शन दिखता है हमको, पंचायती राज व्यवस्था। देखिए, जब 1950 में संविधान बनने के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी और पंचायती राज कानून बना था 1950 में, उसका जो मुख्य लक्ष्य था वो पंचायतों को स्वावलंबी, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना था। और देखिए, कानून ने उनको बहुत सारे व्यापक अधिकार दिए थे, बहुत अधिकार दिए थे, लेकिन मगर आज कोई भी मौलिक अधिकार पंचायतों के पास नहीं है।
जिस पर उनका निर्णय अंतिम हो, उनका वश चलता हो। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की सेवाओं का लगातार विकेंद्रीकरण हुआ है कहीं न कहीं। लगातार लोग माइग्रेट कर रहे हैं अपने गाँव से शहरों में रोज़गार की तलाश में। और वहीं हम देखें तो अधिकतम प्राथमिक शिक्षा का जो संचालन है, वो जिला परिषद और नगर पंचायतें करती हैं, लेकिन अब उनसे भी कार्य ले लिया गया है। साथ ही स्वायत्तता व स्वावलंबन के नाम पर उन्हें अधिकार संपन्न बनाने वाली जितनी घोषणाएँ हुई हैं, वे सारी की सारी निरर्थक साबित हो चुकी हैं। तो ऐसे में प्रश्न उठता है और सब हर कोई देख रहा है, वो सिर्फ क्षेत्र समितियाँ और जिला पंचायतों की ओर। और वही उपयोगी दिख रही हैं केवल। हालाँकि उनके जो पदाधिकारी हैं उनको प्रसन्न करने के लिए उन्हें थोड़ी बहुत सुख-सुविधाएँ, वेतन-भत्ते आदि दे दिए गए हैं। लेकिन उनके अधिकारों में कोई वृद्धि नहीं की गई। और देखिए, जब पंचायती राज कानून बना था, तो उसके जो मूल ढांचे में जो बात लिखी गई थी, उसमें बताया गया था कि गाँव में काम करने वाले जो जितने भी आपके अधिकारी होंगे, इनकी नियुक्ति जो है पंचायतों की सहमति और इच्छा पर आधारित होगी। लेकिन बाद में इस बात पे बिल्कुल भी अमल आरंभ नहीं हुआ और कर्मचारियों के केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया इसीलिए तेज हो गई। समझ रहे हैं ना? मतलब कहने का ये है कि जितनी भी भर्तियाँ होती हैं, जितना भी रोज़गार देना होता है, जो सरकारी क्षेत्र में होता है, वो सारा का सारा सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है। जबकि बात हुई थी जब पंचायती राज कानून था 1950 का, उसमें ये कहा गया था कि उसमें ग्राम पंचायत जो होगी उसकी सहमति के आधार पर किसी को भी गाँव का अधिकारी या कोई उस पद पे नियुक्त किया जाएगा। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत में स्थानीय राजनीति बहुत ही कट्टर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में या कहीं पे भी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उसके मतलब बहुत ही कट्टर समर्थक होते हैं। उनको सही गलत से कोई मतलब नहीं होता। जाति के आधार पे, क्षेत्रवाद के आधार पे, इन सब के आधार पर। और इसी राजनीति के कारण उनके शोषण और दुरुपयोग होने की आशंका बहुत ज्यादा थी। इसीलिए इन सभी को जो है प्रादेशिक सेवाओं के अधीन कर दिया गया। ठीक है। इसीलिए अब सवाल उठता है, अब आप सारे सोच रहे होंगे कि ये ये इन सारी बातों का जिक्र मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ। देखिए मैंने बताया था कौन कौन सी क्षेत्र हैं जिनमें रोजगार के अवसर दिख रहे थे या पैदा किए जा सकते थे। प्राथमिक क्षेत्र था आपका कृषि का, जिसमें पहले से ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 70% आबादी उसी कार्य में लगी हुई है। दूसरा था सरकारी नौकरियां, सरकारी नौकरी में सरकार लगातार कटौती कर रही है। वहीं तीसरी बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था की, तो पंचायती राज व्यवस्था के पास उतने अधिकारी नहीं है कि वो कुछ आगे उस तरीके से देखा जा सके। इसीलिए अब ये सवाल उठता है कि काम देने के लिए ग्रामीण संस्थाएं आखिर क्या कर सकती हैं। योग्यता और क्षमता के आधार पर यदि नियुक्तियों के निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो इन प्रवासियों की पात्रता के अनुरूप वे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इनका समायोजन किया जा सकेगा। समझ रहे हैं ना आप? जैसे मान के चलो कि यूपी का कोई आदमी है, वो महाराष्ट्र में काम करता है। मान के चलो वो कारपेंटरी का कार्य करता है, कोई पेंटिंग्स का काम करता है, कोई मकान बनाता है वहाँ पे, इत्यादि। लेकिन ये सारी चीज़ों की डिमांड उनके गृह राज्य जैसे यूपी है वहाँ पे, या उनके जो क्षेत्र जिस ग्रामीण इलाके में वो आए, उतनी तो नहीं हो सकती ना कि उन सभी को समायोजित किया जा सके। तो अब देखें तो अधिकतम यही हो सकता है। और इसके उपाय के रूप में अगर हम सोचें तो कि मनरेगा के तहत कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जाएं। लेकिन उसमें भी एक समस्या है। उस समस्या ये है कि उसके पास भी ना तो पूरे समय काम करने की क्षमता है और ना ही पर्याप्त वित्तीय साधन और वित्तीय व्यवस्था। इसीलिए मनरेगा के बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। सबसे पहला उपाय यही है। दूसरी बात, अगर हम उद्यमशीलता से गांव के विकास की बात करें तो पिछड़े क्षेत्रों में देखिए उद्यम स्थापना के लिए करीब करीब 30% तक वित्तीय सहायता देने की घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है। लगातार सरकार ने मोदी सरकार चल रही थी मेक इन इंडिया में, उसने स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया प्रोग्राम और बहुत सारी योजनाओं के तहत लगातार लोन बांटा है। और इन योजनाओं से ऐसा नहीं है कि इनका फर्क नहीं हुआ, इससे बहुत सारे लोग आकर्षित हुए थे अपना अपना उद्यम खोलने के लिए। लेकिन ऐसे में जब परिस्थितियां ऐसी हैं तो बहुत सारे उद्यम और व्यवसाय पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि उनके उत्पादन के लिए कच्चा माल नहीं है, विक्रय के लिए बाजार ही उपलब्ध नहीं है। अगर हम देखें जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है हमारे वाराणसी, वहां पे जो लगातार मतलब धूम धड़ाके के साथ बहुत सारे उद्यम नए नए एंटरप्रेनर्स
उद्योग धंधे खुले थे, उनमें से मात्र 5% ही आज बचे हुए हैं। और उसी प्रकार अगर हम कुटीर, लघु और मध्यम उद्योगों की बात करें, MSME, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, उनकी अगर हम बात करें तो जितनी घोषणाएं और प्रयास किए गए, उनका प्रतिफल भी मतलब जैसी हालत आपकी उनकी रही है ऊपर वाले छोटे उद्योगों की, वही MSME की भी रही। देखिए, ऐसा किस लिए हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए एक बड़ी पूंजी, बहुत बड़ी पूंजी की मात्रा और आधुनिक मशीनें मतलब का आपस में क्लैश था। कहने का मतलब क्लैश नहीं, मतलब देखो जैसे लोगों के पास पूंजी की कमी नहीं थी क्योंकि लगातार सरकार लोन बांट रही थी और नई नई तकनीकी डेवलप हो रही थी। तो ऐसे में जो काम करने वाले लोग थे, उनकी लगातार छंटनी की गई। क्योंकि देखो इन चीज़ों को आप एक बड़े एग्जाम्पल से समझो। देखो जैसे एक्सप्रेस वे हैं, जैसे उनकी योजनाएं हैं, उन पर जो कार्य करते हैं लोग, वो कुदाल, फावड़ा, ढुलाई, पटाई, ये सारा काम मतलब बहुत सारे लोगों को मिलके करना पड़ता है और किसी एक को ठेका दे दिया जाता है। लेकिन अब बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, विभिन्न कॉन्ट्रैक्टर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों से काम आसानी से हो जाता है। तो ऐसे में बेरोजगारी का स्तर और ज़्यादा बढ़ा है। अब देखिए, राज्य में जो 16 लाख लोगों को काम देना मुश्किल बात तो नहीं है। राज्य के द्वारा अगर वो सोचता है कि वो रोजगार तो दे सकते हैं, लेकिन बदले युग परिवेश में लगता यही है कि काम का स्वरूप ही बदलता जा रहा है। श्रमिकों के हितों के लिए जो 100 करीब 150 साल पहले, एग्जैक्ट 133 साल पहले जो श्रमिक हित वाले कानूनों का जो प्रयोग शुरू हुआ था, नए वैश्वीकरण की स्थापना और सर्वोच्चता के बाद अब पूंजी का वर्चस्व ही निर्णायक हो गया है। उन कानूनों को कोई नहीं मानता, उन कानूनों को खूब धज्जियां उड़ाई जाती हैं। श्रमिक हितों और उनकी आवश्यकताओं और उन्हें आगे बढ़ाने की योजनाएं बची ही नहीं हैं। इसीलिए मजबूरी में घर का मोह जिन प्रवासी मजदूरों को खींच कर ले आया है, वे दरअसल उसी राज्य में बेकारी और निराशा के कारण दूसरे प्रदेशों में भाग कर गए थे। हालांकि यह स्थिति अकेले उत्तर प्रदेश की नहीं है, बल्कि सभी श्रमिक बाहुल्य वाले राज्यों की है। लिहाजा बेरोजगारी नए रूप में घटने की बजाय बढ़ती ही गई है। इससे निपटने के लिए कोई भी राज्य उचित व्यवस्था करने में बहुत सक्षम नहीं दिखा है। इसीलिए घर परिवार के मोह से राजनीति भी शुरू हो गई है। ऐसे में इस बढ़ती हुई बेरोजगारी, जो खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक है, के समाधान के लिए नया रास्ता तलाशना ही होगा। राज्य में सावधानों नहीं नहीं सॉरी राज्य में साधनों का अभाव होता जा रहा है। घटती आय और बढ़ता हुआ व्यय इसे कहाँ ले जाएगा? लगातार लोगों की आय बढ़ रही है लेकिन उनका व्यय कम हो रहा है धीरे धीरे। सॉरी, आय लगातार घट रही है लेकिन उनके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए एक जीवन जीने के लिए मतलब उच्च हाई लाइफ स्टैंडर्ड, हर किसी को हाई लाइफ स्टैंडर्ड चाहिए। समझ रहे हो? जैसे हर किसी घर में टीवी होना जरूरी है, बेड हो, सोफा सेट हो, ये सब हो, लेकिन आमदनी इतनी लोगों की है नहीं। तो वो लोग क्या है, बड़े लोगों को देखते हैं और उन्हीं को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं विकराल परिस्थिति है। तो प्रश्न इस प्रकार वर्तमान परिस्थिति में बढ़ती हुई बेरोजगारी से जुड़ा हुआ यह है कि जो केंद्र सरकार द्वारा व्यापक सहयोग और भागीदारी से ही संभव हो पाएगा। इस संकट काल में यह भी संभव है कि कोई गांव की नई पीढ़ी के उद्यमी मिल जाएं और उनकी कायापलट हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विदा लेता हूं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।